हेलो एवरीवन, आज श्वसन के इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुख्यतः श्वसन के विकार अर्थात रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर इसके द्वारा होने वाली कुछ डिजीज। ओके, तो श्वसन के द्वारा होने वाली कुछ डिजीज जिसमें पहला आता है दमा, जिसमें बोलते हैं अस्थमा। ओके, तो अस्थमा यानी कि दमा। तो इसमें क्या होता है, दमा में जो श्वसनीय और श्वसनिकाएं होती हैं अर्थात लंग में उपस्थित श्वसनीय और श्वसनिकाएं, इनमें कुछ शोथ उत्पन्न हो जाता है अर्थात कुछ ऐसे कारक उत्पन्न हो जाते हैं कि मान लो समझ लो उनकी भित्तियां कुछ ग्रसित हो जाती है, जिससे उनके जो श्वास आने की एक नियमित प्रणाली होती है वे सही से नहीं हो पाती। तो वही बोला गया श्वसनीय और श्वसनिकाओं के शोथ के कारण जो श्वसन का समय होता है ना, वे उनमें घरघराहट आती है ना। तो मतलब उनके जब शोथ उत्पन्न हो जाएगी, श्वास का चालन सही से हो नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि ये हमारी श्वसन क्या है ना, अगर इसमें कोई डिसऑर्डर आ गया, कुछ इस तरह आ गया, कुछ इस तरह आ गया, जो इस तरह कुछ अगर इसके अंदर डिसऑर्डर आ गया, तो जहां पर इसका श्वसन हो रहा था, तो अगर देखो यहाँ पर इसके आने से अब इसमें कुछ यहाँ से पास होने में इसको कुछ प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण श्वास लेते वक्त कुछ घरघराहट सा महसूस होता है। ओके, तो आई बात ना दमा में क्या होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं श्वसनीय शोथ अर्थात जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, यह भी वही सेम उसी का होता है। इसमें भी क्या होता है कि यार श्वसनीय का शोथ होता है सेम इसी की तरह। इसमें अर्थात श्वसनीय में सूजन आ जाता है यानी स्वेलिंग जिसे बोलते हैं, या फिर उसमें जलन होता है अर्थात थोड़ा सा छिल जाने से, या फिर वो पाइप जो होती है यानी जो एक वेसल होती है उसमें हल्का सा कहीं ये जो भाग है ये हल्का सा पतला हो गया। अब ये पतला हो गया, जिससे उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर कोई अन्य कारक पहुंचेगा, जो कि वायु से बाहर से वायु जा रही है, तो उसमें काफी कुछ मौजूद होंगे, जिसके कारण ये इनमें जलन होने लगती है। तो इस कारण लगातार खांसी आती है। ओके, ये हो गया हमारा श्वसनीय शोथ जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। उसके अलावा एक और आता है एम्फाइसीमा, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ये एक चिरकालिक रोग है अर्थात थोड़ा लंबे समय तक रहता है, जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है अर्थात जो कूपिकाएं होती हैं जो वायु का स्टोर कर रही थी लंग के ऊपर, उनमें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस की विनिमय सतह जो होती है घट जाती है अर्थात उसकी जो अदला बदली करने, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदला करने की टेंडेंसी थी उनके अंदर, वे थोड़ा कम हो जाती है। इनका मुख्य कारण क्या होता है, धूम्रपान करना। ओके, धूम्रपान मुख्य कारणों में से मुख्यतः ये एक होता है कि धूम्रपान करने से ये एम्फाइसीमा जैसा डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा एक आता है व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग का तात्पर्य यहाँ ये है कि देखो बहुत से मजदूर ऐसे होते हैं जो कि ईंटा या फिर पत्थर आदि तोड़ने का कार्य करते हैं ना, अर्थात धूल मिट्टी में काम करते हैं। तो उस दौरान वहां से निकलने वाले कई कण जो कि इनके नासाद्वार के द्वारा, माउथ के द्वारा, अन्य किसी माध्यम से ये हमारे लंग में पहुंच जाएंगे। तो ये मुख्यतः ये हमारे लंग को या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये प्रभावित कर देती है। किसके द्वारा, ये जो आने वाले कण होते हैं तोड़ने, पत्थर को तोड़ने से आदि ये सब, तो इनमें इनके द्वारा हमारी जो होती है इम्यूनिटी अर्थात जो हमारी एक सिस्टम होती है सुरक्षा प्रणाली जिसे बोलते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा लंग भी हमारा अर्थात फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। तो इन व्यावसायिक श्वसन रोग वालों को मुख्यतः मुखावरण का उपयोग करना चाहिए अर्थात वे अपने माउथ को ढक लें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, इसका यही उपचार होता है। इसके अलावा अगर इस यंत्र होता है जैसे कि जो रेगुलेशन हो रहा था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर ब्लड शुद्ध रक्त ले आ रही थी, शुद्ध ब्लड ले जा रही थी, तो उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन ले गई तो उनमें वायु का आयतन कुछ रहता था अर्थात जो एयर का वॉल्यूम रहता था उसको कुछ रहता था। अगर हम किसी व्यक्ति का नापना चाहें वो उस किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस यंत्र का नाम होता है स्पायरोमीटर, जो कि मनुष्य में वायु का आयतन मापने का यंत्र होता है। वायु के आयतन का मापने का यंत्र होता है कौन,
स्पायरोमीटर। इसके अलावा एक चीज और, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि आप जैसे कई ऊंचे पहाड़ियों पर गए ना, ये छोटे मोटे नहीं, काफी ऊंचे पहाड़ियों पर गए जहां पर ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, अर्थात एक ऊंचाई के पश्चात आप जाएंगे तो आपको जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कम मिलेगी और वहां पर आपको श्वास जल्दी आप लेंगे, क्योंकि वहां पर जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपके एक जो श्वास लेने की टेंडेंसी होती है ना, एक नॉर्मल श्वसन से वो बढ़ जाएगी। ओके, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से श्वास की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। उसमें देखो, अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन क्या पैदा करती है। अब देखो, ये ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि इस ग्राफ में अगर हम WBC और RBC की तुलना करें तो हम ऊंची पहाड़ियों पर गए, अगर हम WBC की संख्या देखें, हमारे ब्लड में उपस्थित जो WBC की संख्या होती है यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, अगर उनकी संख्या देखेंगे तो उनकी संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता। क्या बोला कि WBC की संख्या वो लगातार, तो देखो ये लगातार समान ही पाएगी, कहीं भी न तो कम हुई न तो ज्यादा हो गई, अर्थात ये पहाड़ियों पर जाने पर हमारे ब्लड में उपस्थित जो WBC है उनकी संख्या समान रहती है। अगर इसी के स्थान पर हम RBC की संख्या देखें तो उस अवस्था में ये होता है कि वो कुछ ऊंचाई तक जाने पर तो RBC की संख्या में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो उस दौरान RBC की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी होती है। किसकी संख्या में? RBC की संख्या में। आप सोच रहे होंगे जब ऑक्सीजन कम हो रहा है तो RBC की संख्या में कमी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन जब कम होने लगता है तो RBC की संख्या तीव्र रूप से बढ़ने लगती है। ओके, आप खुद समझ सकते हैं कि RBC की संख्या क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि ये ऑक्सीजन का परिवहन कर रही थी और RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन RBC के द्वारा ही ये 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब चूंकि ऑक्सीजन कम हो गई तो अब ये परिवहन किसका करेगा? अब परिवहन नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन का, तो जाहिर सी बात है RBC की संख्या ऑक्सीजन परिवहन नहीं कर पा रही है, जिससे जो हमारे ब्लड के अंदर RBC की संख्या है वो उपयोग न लाए जाने के कारण उनकी संख्या बढ़ जाती है। ओके, तो RBC की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है कुछ ऊंचाई जाने के पश्चात। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो हमारे जो एक ब्रीदिंग रेट होती है, एक सामान्य श्वसन होती है, वो बढ़ने लगती है शुरुआत से, और एक नॉर्मल ऊंचाई पर अगर एक नॉर्मल समय के पश्चात अगर ऊंचाई पर चले गए तो वहां पर कुछ देर रहने से जो श्वसन की प्रक्रिया होती है फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। तो यही बोला गया है कि हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट वे जब ऊंचाई पर चढ़ोगे, आप यहाँ पर देखो ऊंचाई पर चढ़ोगे तो एक बहेगे दोनों बढ़ गए, अर्थात थकान महसूस होगा, जिसके दौरान आप श्वसन बार बार लेंगे तो उस दौरान में हार्ट रेट बढ़ेगा, तो ब्रीदिंग रेट भी जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो वो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से नीचे आ गई, अर्थात फिर से अपने लेवल पे आ गई, अर्थात कि एक ऊंचाई जाने पर वहां पहुंचने के पश्चात क्या होता है कि ये जो हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट होता है ना, वे एक सामान्य की स्थिति में आ जाता है, अर्थात अपने लेवल पर फिर एक नॉर्मल श्वसन होने लगता है। लेकिन RBC की संख्या बढ़ी रहती है क्योंकि वहां पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या ये बात आप ध्यान देना। इसके कारण ये बढ़ गई है, अब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, अब जो यहाँ पर वो पाएगी उसी के द्वारा एक नॉर्मल श्वसन करेगा। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, अगर RBC की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइटेमिया एकैमेटाइजेशन ये बोलते हैं कि RBC की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ओके, तो यहाँ तक आज से हमारे ये लेसन समाप्त होता हुआ, तो यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। इसके अलावा आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिले तुरंत करिए, ना समझ में आ रहा हो तो उसे जो पढ़ाया गया है उसके बारे में फिर से बार पढ़ो और अच्छे से रिवीजन करो। ओके, तो ओके, तब तक के लिए थैंक यू।